नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की, जिन्होंने हाल ही में इस साल इंडस्ट्री में 20 साल भी पूरे किए हैं। कंगना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो 20 साल पूरे किए कंगना। पहली पिक्चर हर एक्टर के लिए बहुत खास होती है। आप छोटे से शहर से निकल के आके इतना स्ट्रगल करके पहुंची थी। क्या मिथ टूटे थे उस समय जब पहली बार फिल्म की थी, पहली फिल्म की थी? एक्चुअली जब आपकी बहुत छोटी कम उम्र होती है तो ज़्यादा आप प्रेजुडिस्ड होते नहीं हो चीज़ों को लेके। लेकिन फिल्म सेट्स पे जो है इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसका मुझे आइडिया नहीं था। मैं स्कूल से ही निकली थी और करियर में इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ये मुझे आइडिया नहीं था। बहुत अर्ली होता ट्वाइलाइट शॉट, हमेशा अनुराग बासु, वो फिल्म पूरी ट्वाइलाइट में ही शूट हुई है। तो सुबह 3 बजे भी हम लोग रेडी होना शुरू करते, 3 AM कॉल टाइम होता था, 6 बजे का शॉट लेना होता था। ड्राइव करके सियोल में हम अलग अलग जगह जाते थे और शाम में भी ट्वाइलाइट की ज़्यादा अराउंड दैट टाइम वो लोग शूट करते थे। तो फिल्म में एक ब्लूइश सी टोन है जो कि वो उनको लिए बड़ी डिज़ायरेबल थी। तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी और तो मेरे लिए पहली बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने सोचा था कि अच्छा हो जाएगा अगर फिल्म मिलेगी ये सब, लेकिन इसके साथ में बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है, तो वो एक नई चीज़ मैंने सीखी थी। और जब फिल्म सक्सेसफुल हुई, आपको क्रिटिकल अक्लेम मिला, लाइफ कैसे चेंज हुई थी? क्रिटिकल अक्लेम मिला और मुझे यहाँ तक कि जावेद अख्तर जी, शबाना आज़मी जी का फ़ोन आया कि तुम जो है क्या हो और तुमने इतना कैसे ऐसा काम किया, हमने तो ऐसा कोई काम ही नहीं देखा कभी, ऐसे सब करके। तो मुझे लगा कि शायद मेरा रातों रात कोई लाइफ बदल जाएगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन उसके बाद मुझे कभी कोई काम ही नहीं मिला। ऑफ कोर्स मैंने महेश भट्ट जी की उसमें मुकेश भट्ट जी के साथ में वो जो फिल्में साइन की थी, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सब चल रहा था, लेकिन बाहर से फिर मुझे कोई काम नहीं मिलता था। तो इतना ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि पैरेलल सिनेमा या उस टाइप से था वो। तो लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता था कि इनको किस कैटेगरी में रखा है। उस टाइम ज़्यादातर आइटम नंबर ये सब बहुत प्रिवलेंट था। तो फिर वो भी एक दौर था जहाँ पे संघर्ष रहा। बिल्कुल। लेकिन कंगना, 20 साल हो गए हैं, हमने आपको बहुत वुमेन एम्पावरमेंट वाले रोल्स में देखा है। तो इन रोल को करते हुए आप में क्या चेंज आया? महिला सशक्तिकरण के आप जो भी रोल करते हैं, वो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको एक और महिला के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में अनुभव, उनके क्या सराउंडिंग रहती है, क्या लाइफ रहती है, उसके बारे में जानने का एक अच्छा जो है अवसर आपके लिए ये होता है। तो हर एक महिला आपको एक इम्पैक्ट करके जाती है जो आप कभी अनडू नहीं कर सकते। वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए बन जाती है। तो जैसे अभी मैं अगर मान लीजिए कभी किसी नर्स को देखूं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मेरे उसके साथ में कुछ ना एक रिश्ता सा एक बना हुआ है। उसको उसकी ड्रेस में देखूं, काम करता हुआ देखूं, तो मैं शायद उसको देख के एक भाव से मुस्कुराऊंगी अपने ही अंदर, जो कि पहले नहीं होना था। आते हैं नर्सेज, जाते हैं, जिसे कहा कि एक अनसीन लोग हैं, तो अब एक आत्मीयता का एक अलग रिश्ता जुड़ गया है। तो वैसा हर स्टोरी में ऐसा एक होता है। लेकिन आप 19 साल की थी जब रंगोली जी के साथ ये हादसा हुआ था। तब आप हॉस्पिटल भी देख रही थी, करियर भी बना रही थी, तो चीज़ें कैसे मैनेज करी थी? वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर पे भी कुछ हेल्प किया नर्स की दुनिया समझने करने में? उस वक्त जो मुझ में जो मैच्योरिटी आई, उससे ही मुझे लगता है एक मेरी सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार, जिसे कहेंगे कि दुख देखा। उससे पहले मैंने कभी दुख नहीं देखा था, जिसे दुख कहते हैं कि घर चले जाना ठीक है, गुस्सा होना, रो देना, ये अलग भाव होते हैं। लेकिन दुख जिसे क्या कहते हैं वो मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा उस वक्त। और मैंने ये भी देखा कि जब इंसान को, उससे पहले मैंने ये भी नहीं देखा था कि क्या ज़िंदगी की गंभीरताएं होती हैं, ज़िंदगी की सच्चाई होती है। और जब इंसान को वाकई में किस्मत की, जिसको कहते हैं ना, मार लगती है, तो उसको कैसा लगता है, वो भी मैंने छोटी उम्र में उस तरह से उस चीज़ को देखा। तो ठीक है, मैं रात को हॉस्पिटल जाती थी, उनके साथ बैठती थी, फिर दिन में काम करती थी, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत भी थी, जो उनके लिए इलाज चल रहा था। पर उसके साथ साथ मेरे अंदर में जो एक चेंज आया, एक सीरियसनेस आई, एक जिम्मेदारी की भावना आई,
और ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, और उसके करके कई एक प्रश्न मेरी यंग माइंड में आए कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, एक ज़िंदगी जीने की भी एक कला होती है, वो क्या है, उसको लेकर कई भावनाएं जागें कि ये तो उल्टा पुल्टा सुल्टा कुछ भी हो रहा है, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी अंट संट जिसको कह रहे हो रहा है ज़िंदगी में। तो ये सब प्रश्न बन गए, और जिसने मेरी पूरे पूरे एक व्यक्तित्व को, मानसिकता को जो है शेप किया आने वाले सालों तक। बिल्कुल। तो कंगना, आपने तो बहुत सारे इमोशनल सीन्स किए हैं इस फिल्म में भी। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे पल आए होंगे जो इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन आपकी लाइफ का सबसे इमोशनल सीन क्या रहा है? मैं यही कहूँगी समिता जी कि यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख रहा है कि जब मैंने अपनी बहन को पहली बार देखा उस एसिड अटैक में, पूरा काला उनका मतलब इतना पस पूरा ये भर गया। 2 दिन बाद वो पूरा जम, कुछ नैन नक्श नहीं रहे थे, बस एक ऐसा काला पत्थर लग रहा था, ये गर्दन भी नहीं, पूरा सूज के एक वो बन गया था। जब मैंने वो देखा तो मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा पीड़ादायक मैंने कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी देखा है। उसके वो हाथ जो मैंने बचपन से देखे हैं उस पे वो दाग थे, उसका जो फेस जो मैंने बचपन से देखा है उस पे वो होना, उसने मुझे बहुत, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि जो मेरे माता पिता हैं वो इतना ज़्यादा उथल पुथल रहे थे कि मतलब मम्मी कोई चक्कर खा रहे हैं, पापा का कोई बीपी बढ़ रहा है, कोई ऐसा लगा जैसे कोई किसी परिवार को संभालने वाला है ही नहीं, इस तरह से सब बिहेव कर रहे थे। तो मेरे एक छोटे से उस बचपने में ही कह लो, मैं टीनेजर ही थी, तो मैंने उनको कहा कि आप पहले तो आप लोग घर चले जाइए, एक तो मैं इतने सबको नहीं संभाल सकती। ऐसा लगता है जैसे कोई गिर रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, कोई ड्रिप पे जा रहा है, ये क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी अपने परिवार को इस तरह से बिखरते हुए, इस तरह से अपनी बहन को जिसको बचपन, तो उससे ज़्यादा दुख का क्षण मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा है। पर एसिड अटैकर्स पे गुस्सा बहुत रहा होगा तब। आ, पता नहीं, गुस्सा मुझे कभी उस पर, क्योंकि मैं इस व्यक्तित्व को कभी जानती नहीं, और मेरा उसके साथ में कभी किसी तरीके का कोई नहीं, जो ऐसे कांड करते हैं जिस तरीके से लड़कियों पे एसिड की घटनाएं तो अभी भी होती हैं कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना गुस्सा रहा कभी, नाराज़गी की? वो तो बिल्कुल, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी भी जो है ऐसे लोगों को यही कोई 6-7 साल की सज़ा कुछ ऐसा होता है, जबकि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए इस तरह के काम करने वाले लोगों को। तो ये भी एक उस टाइम पे, पर हैविंग सेड दैट, वो मेरे कंसर्न उस टाइम पे शायद इमीडिएट नहीं थे। इमीडिएट कंसर्न मेरे यही थे कि ये मेरी जो फैमिली पूरी ख़त्म ही होती जा रही है, बिखरती जा रही है, इसको मैं कैसे इकट्ठा रखूं और सबको जो है वो ट्रैक पे लाऊं, वो मेरा और रंगोली का इलाज। हाँ, वो पूरा जी बिल्कुल। तो कंगना, आपने कहा था हैसियत जब बढ़ती है दुश्मन बढ़ते हैं, कब लगा कि हैसियत अब हमारी भी बढ़ गई है, दुश्मन बढ़ रहे हैं? देखिए, जितने बड़े आपके दुश्मन होते हैं ना, उतना ही बड़ा आपका औहदा होता है। ये तो एक जानकारी की बात है, सबको मालूम है, क्योंकि कोई इंसान आपसे क्यों दुश्मनी लेगा, नहीं तो। बिल्कुल। आज अगर अगर आपके दुश्मन बड़े हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपको इस लायक समझते हैं कि आप उनके लिए थ्रेट हो, या किसी ना तरीके से आप उनको कोई ना कोई दुख या क्षति पहुंचा रहे हैं, तभी तो ना वो आपके दुश्मन हैं। बिल्कुल। तो अगर आप किसी को इमोशनली उस लेवल पे टच कर रहे हैं, तो आप भी उस लेवल पे पहुंच चुके हो। तो ये मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। कंगना, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन के तौर पे, कुछ लोग मानते हैं कंट्रोवर्सी, लेकिन मेरा मानना है कि आपने 20 साल में जो एक मुकाम हासिल किया वो इतना आसान नहीं था। तो लेकिन हमेशा स्ट्रॉन्ग देखा है, लेकिन कंगना को कौन सी बातें हैं जो रुला देती हैं? कौन सी बातें मुझे जो रुला देती हैं? मेरे लिए एक्चुअली रोना बहुत आसान नहीं है। मैं मुश्किल से ही रोती हूँ, क्योंकि बहुत कम मैं रोई हूँ लाइफ में। लेकिन जब भी रोई हूँ तो कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, आप नेचुरली किसी चाहे वॉर में हो, किसी कैसी स्थिति में हो, ऑफिस में हो या किसी भी स्थिति में हो, आप किससे भी लड़ सकते हैं। लेकिन जब जिनसे आप प्रेम करते हैं, चाहे वो अपने फैमिली के लोग हैं
या चाहे वो आपके अपने हैं और वो आपको कष्ट देते हैं, तो उस वक्त आप इतने असहाय होते हैं क्योंकि आप उनको कुछ बोल नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो इमोशन जो एंगर है वो सब जो उसमें रोने में निकलता है। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि यहाँ पे हम फंसते हैं, चाहे फैमिली के लोग हो गए या भाई बहन के बीच में ही हम लोग लड़ते भी बहुत हैं। बिल्कुल। तो उन्हीं से ही लगता है कि हमें ऐसा कष्ट हो रहा है। अब उनको हम क्या अपनी ज़िंदगी से निकाल तो सकते नहीं। तो जिसको आप ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते तो फिर वो पीड़ा आपको सहन करनी पड़ती है। बिल्कुल। आपकी फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी मंगलसूत्र पहन के, सबने आपकी काफ़ी खबरें बनाई थी। तो कभी प्रेशर होता है घर से कि शादी कर लो? वो अब एज प्रेशर वाली तो चली गई। अब था एक टाइम पे था प्रेशर कि वही कर लो तुम शादी, लेकिन जैसे हर एक की बड़ी पर्सनल जर्नी होती है, हर एक का अपना एक लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, तो उस तरीके से जब जो होना है तभी वो होना है। बिल्कुल। कंगना, एक तरफ जैसे फिल्म आ रही है भारत भाग्य विधाता, दूसरी तरफ इन दिनों सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है हाइपर सेक्सिज्म, हीरोइन को कैसे दिखाया जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। आपने अपनी चीज़ों को किस तरीके से मेंटेन रखा कि आपके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी? मैं जो है पहले से ही, चाहे जो आइटम नंबर हो गए या सेक्सुअलाइजेशन ऑफ विमेन हो गई, उसके हमेशा से ही मैंने एक स्टांस लिया है कि बट हैविंग सेड दैट सेंशुअलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ और इवन एवरीबडीज़ लाइफ। सेंशुअलिटी, सेक्सुअलिटी, ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो वल्गैरिटी भी एक लाइन जो क्रॉस हो जाती है, जाने में कई बार और अनजाने में भी, वो फिल्म मेकर्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बट खैर, ये तो किस चीज़ के बारे में आप पर्टिकुलरली बात करें उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आई हैव नेवर बीन कंफर्टेबल विद डूइंग आइटम नंबर्स। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम लोग खुद जब कोई पार्टी होती है, कोई कुछ होती हैं, हमें खुद भी अच्छा लगता है गानों पे नाचते हैं, चाहे वो होली पार्टीज़ हो गई, चाहे कुछ हो गई। बट एक तरह से गाने जो हैं सेक्सुअलिटी, सेंशुअलिटी को दिखाने चाहिए, लेकिन वल्गैरिटी में जब पहुंच जाते हैं और फैमिली के साथ देखने लायक नहीं रहते हैं, कहीं सुनने लायक नहीं रहते हैं, वो एक बहुत ही एक जोन में अलग ड्रिफ्ट हो जाते हैं, वो थोड़ा गलत हो जाता है। बिल्कुल। आपने धुरंधर की बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन जब आपकी फ़िल्में आती हैं तो इंडस्ट्री से आपको वैसा सपोर्ट नहीं मिलता कि लोग आपकी फ़िल्म के बारे में बात करें। तो कभी डिसअपॉइंटमेंट होता है या आपने मान लिया है कि मुझे तो इस तरीके से ही पढ़ना है, मुझे पता है लोग मेरे लिए नहीं आई? मुझे एक्चुअली, मैं आपको पता है मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, जिसने अच्छी फ़िल्म बनाई है मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, और वो मेरा कर्तव्य भी है, क्योंकि कला किसी एक की नहीं होती। कला जो है वो हमें जो है किसी ब्लेसिंग से मिलती है। तो जब वो ब्लेसिंग किसी पे है तो वो इंडिविजुअल को इग्नोर करके मैं उसकी हमेशा प्रशंसा करती हूँ। और अगर किसी दूसरे में ऐसा भाव नहीं है तो उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे ये ज़रूर लगता है कि जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो ईश्वरीय कृपा आप पे रहेगी। अगर आप उस चीज़ को डिनाइल में रहेंगे तो वो कृपा आप पर नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से ही, जहाँ भी मैं ऐसी कोई चीज़ देखती हूँ जिसे कहते हैं ना फाइन वर्क, तो मैं उसके लिए नतमस्तक हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य एज ए कलाकार बनता है। बिल्कुल, क्योंकि भारत भाग्य विधाता की बात हो रही है, तो ऑन ए लाइटर नोट, भाग्य और विधाता की भूमिका अपनी लाइफ में कैसे देखती है? मेरी लाइफ में देखिए, भाग्य विधाता कोई ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन आपके लिए बन के आएंगे। हर मोड़ पे आपको ज़िंदगी में जो है, जैसे जब माता एक होती हैं, वो उनसे बड़ा कौन भाग्य विधाता, लेकिन फिर जो पिता आपका पालन पोषण करते हैं, फिर वो गुरु जो आपको पढ़ाते हैं, आपको अपना, आज मैं जो बोल रही हूँ वो शब्द भी मुझे किसी से मैंने लिए हुए हैं, ये शरीर किसी से लिया हुआ है। फिर आगे चलकर जैसे अनुराग बासु ने ब्रेक दिया, वो भाग्य विधाता है, लेकिन विकास बहल या आनंद राय, इन्होंने मुझे सक्सेस दिया, तो वो भी हैं। आगे चल के फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझ पे विश्वास करके जो है मुझे टिकट दिया, अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया। तो कई लोग आपकी ज़िंदगी में आकर जो है आपको मोड़ मोड़ पर सहायता करते हैं। तो उसी तरह से ये फिल्म भी यही दिखाती है। अब जब आप अपनी सर्जरी के बेड पे होते हैं ना, तो उस टाइम नर्स ही सबसे बड़ा भाग्य विधाता, मम्मी पापा को भी भूल जाते हो आप, कहते हो भाई बस आज तुम बचा लो,
बिल्कुल। बस तुम्हारे सिवा ना कोई है ना कोई कभी था, तो वो एक इंसान की स्थिति पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। आपने विकास बहल का नाम लिया, आप क्वीन का सीक्वल भी कर रही हैं। जब वो फिल्म आई थी क्वीन, तो बिल्कुल बॉक्स ऑफिस मतलब वुमेन सेंट्रिक एक रिकॉर्ड था, मतलब इतनी हिट हुई थी। आज इतने इतने साल हो गए, वुमेन सेंट्रिक सिनेमा तो बन रहा है, काफ़ी बन रहा है, लेकिन क्या बॉक्स ऑफिस के पैमाने एक एक्टर और एक्ट्रेसेस की फ़ीस को लेके सेम हो पाएंगे, लगता है? खैर आई थिंक ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी टेक्निकल भी है, तो आई फील के हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर एक का अपना, सिर्फ मैन वुमेन की ही बात नहीं होती है, हर एक पे ईश्वरीय कृपा अलग होती है। अब मैं सोचूं कि अब मैं सिर्फ वुमेन हूँ, तो मुझे जो है उनके जितना, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल, ये सब चीज़ें जो हैं नीड टू बी अकाउंटेड फॉर। अभी कोई नया कलाकार आता है, वो सोचे कि मैं महिला हूँ तो मुझे जो है दीपिका जी जैसा, कंगना जी जैसा भी, तो ये ऐसी तो जेंडर पे ही बेस्ड नहीं है। एज एन एक्टर व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, वो सब चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। क्वीन 2 में क्या नया मिलेगा, हम सिर्फ अपने फैंस के लिए जाना वो चाहते हैं। जब आप फिल्म आने वाली होंगी उसके लिए एक अलग तो हम वहीं से करेंगे। कंटिन्यूएशन है या कुछ नया है, मतलब नई स्टोरी वो फ्रेश? आप देखेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट कंगना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू समिता जी।